देखिए, ये ताइवानीज़ जो हैं वो बेसिकली ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पैसा नहीं वहाँ जा रहा। पैसा तो जैसे सपोज़ करो एक गेमिंग ऐप है। गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट्स होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, सब जो कर रहा है, उसके अकाउंट होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएँगे कि भई हम आप घुमा के आपका पैसा आरओपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज़ प्रोवाइड करते थे। तो वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता सर, ये जो सफलता डिजिटल अरेस्ट में मिली है, आखिर क्या ये मामला था? कैसे आप लोगों ने उन्हें ट्रैक किया और कैसे पूरी मोडस ऑपरेंडी सामने आई? था। 6 सितंबर को अहमदाबाद साइबर जो यूनिट है उसके पास 1930 के थ्रू एक कंप्लेंट आई जिसमें विक्टिम के 80 लाख जितने पैसे डिजिटल अरेस्ट के कारण चले गए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम का पार्ट है जिसमें अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ तरीके इम्पर्सोनेट करके ये लोग ऐसा ऑफ़िस सेटअप करते हैं कि वो उस एजेंसीज़ के थ्रू विक्टिम को यूनिफ़ॉर्म पहन के कॉल करते हैं और बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल कार्ड है या बैंक अकाउंट है, वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, जिसके कारण आपका वारंट निकला है। अगर आप पैसा नहीं दोगे, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और ये पैसा आपको हम रिश्वत तरीके नहीं ले रहे, पर कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस है, उस तरीके ले रहे हैं और उस जो पैसा दिया जाता है विक्टिम का, उसकी ये नकली पर्ची भी दी जाती है। तो इसी केस में विक्टिम के 80 लाख जैसे गए, 10 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट मतलब अलग-अलग फ़ोन से धमकाया गया और वो सीनियर सिटीज़न ने जब इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए दिया, तब उसके बाद इनके सब फ़ोन स्विच हो गए और जो पैसा वापस देने की बात थी, उसको पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई, डीसीपी लवीना मैडम, हमारे सीपी साहब जीएस मलिक सर, हमारे डीजीपी सर और एसीपी हार्दिक माकड़िया जी और उनकी टीम ने काफ़ी कुछ एनालाइज़ किया और ये पता चला कि सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं और हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमने 8 जितने टोटल सेंटर जैसे कि हमने जो अलग-अलग रेड की, वो सूरत में की, बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में करी, मुंबई में करी, कटक में करी और राजस्थान में डूंगरपुर में करी और बैंगलोर में। उन अलग-अलग रेड्स में हमें एक तो 762 जितने सिम कार्ड मिले हैं, उसके साथ-साथ 120 जितने मोबाइल भी मिले हैं और कुल 17 जितने आरोपियों की धरपकड़ हुई है। उसमें से 13 जो हैं भारतीय नागरिक हैं और जो 4 हैं वो विदेशी नागरिक हैं, ताइवान की उनकी नागरिकता है। अब इसमें जो 17 लोग हैं वो अलग-अलग मॉड्यूल चलाते थे। जैसे बड़ौदा में सूरत में हमने जब रेड की तो सिम कार्ड प्रोवाइड करने का काम करता था जो वो मॉड्यूल, उसके वहाँ से हमें 500 जितने सिम कार्ड मिले। बाकी हमें सिम कार्ड अलग-अलग सेंटर्स में मिले। 3 जितने बड़े कॉल सेंटर एक मुंबई, बैंगलोर और एक बड़ौदा में चल रहे थे। वहाँ पे जैसा कि हम आपको वीडियो भी बताएँगे कि कैसे ये एक मशीन सेटअप होती थी, कैसे एक ऐप बनाई गई। ये ऐप ताइवानीज़ ने बनाई और वो ऐप ऐसी बनाई गई कि आपके अलग-अलग अकाउंट से अलग-अलग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक कैसे पहुँचाया जाए और कैसे पेटीएम और गेटवे जो पेमेंट गेट्स हैं, वो साइबर क्राइम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये ताइवान पहले भी आए हैं ताइवानीज़, उसमें से एक हिमाचल से ग्रेजुएट की है और जो मेन आरोपी मार्क है, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी ऐसी ऐप बनाती है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उसको उसके जो पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है, वो कैसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में पहुँचे। जैसे इस केस में पता चला कि वो कुछ पैसा दुबई जा रहा है, वहाँ से क्रिप्टो में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ पैसा कैश विथड्रॉ हो रहा है और कुछ पैसा इधर-उधर घूम के अलग-अलग अकाउंट्स में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल हमने अभी तक बैंक अकाउंट्स 96 जितनी पासबुक मिली हैं, चेक बुक मिली हैं, 65 जितने एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 50 से ज़्यादा डेबिट कार्ड्स मिले हैं और ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमने इसको अनर्थ किया है और मुझे लगता है कि एनसीआरपी में अभी तक 450 जितनी तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर ली हैं
और हमने बाकी यूनिट्स को भी लिखा है, हो सकता है कि 1000 से भी ज़्यादा ये कंप्लेंट्स जाएँ, और जिनका अगर हम देखें तो काफ़ी संख्या में, और इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी है। तो डिजिटल अरेस्ट के लिए हमने पहले भी हमारे डीजी साहब और अलग-अलग एजेंसीज़, आपको सिटीज़न्स को मैं मीडिया के मार्फत फिर से अपील करना चाहता हूँ। कोई भी एजेंसी ऐसे वीडियो कॉल करके नहीं बोलती। कोई भी जब आपने किसी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में अपना सिम कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं शेयर किया, तो आप कभी भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट में आप डरें मत। आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, अथवा cybercrime.org पे कंप्लेंट रजिस्टर करें, या फिर आप हमारे यहाँ साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे आ जाएँ, या आप उस 100 नंबर पे भी डायल करेंगे, तो भी आपको हमारी पुलिस पूरी हेल्प करेगी, और ऐसे ही जितने भी बड़े-बड़े गैंग्स हैं, उनको पकड़ने में हमें सफलता मिलेगी। किस एज के लोगों को टारगेट किया जाता था? ये ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न्स को टारगेट किया जाता था। कितने समय से सर ये लोग इसके अंदर संलिप्त थे? हमें जैसा जैसे ताइवानीज़ का ही हमने डाटा निकाला है, तो वो पिछले 1 साल से तो इंडिया आ ही रहे हैं, और कुछ इंडियन से हमने देखा तो वो 2 साल से कोऑपरेट कर रहे हैं। सर सीनियर सिटीजन को सिटीज़न को पहले एक नंबर से कॉल आती थी कि आपके इस नंबर से जो बातचीत हुई है, और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं। फिर अलग-अलग व्हाट्सएप नंबर पे, जिसमें प्रोफ़ाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की फ़ोटो होगी या सीबीआई की कोई फ़ोटो बना के नेट से मॉर्फ करके बना के डाल दिया होगा। फिर उससे ये लोग वीडियो कॉल करते थे, देखिए कि हम इस सेंटर से, इस ऑफ़िस से बोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वाली एफआईआर में भी सीनियर सिटीज़न थे, उनको बोला गया था कि आपका जो मोबाइल है, हम ट्राई से बोल रहे हैं, और हमें पता चला है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, और हमें पता चला है कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है। अगर आपको अरेस्ट से बचना है, तो आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, और ये पैसा आपको रिकवर भी कर देंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा आप विक्टिम, आपने सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं यूज़ हुआ है, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। और आपके विरुद्ध में एक बायकुला मुंबई में एफआईआर दाखिल हुई है, और जल्दी ही हम आपके घर पे आपको अरेस्ट करना आ रहे हैं। तो 10 दिन से सीनियर सिटीज़न को धमकाया गया, अलग-अलग अकाउंट में अलग-अलग अमाउंट वो हड़प की गई, और कुल मिला के 10 दिन में सीनियर सिटीज़न के 80 लाख रुपए इन्होंने अकाउंट्स में लिए। सर जो मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका था वो कैसा था? वो किसके ज़रिए होता था? किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा किया जाता था इस तरह से फँसाने के लिए? मोडस ऑपरेंडी तो पहले तो ये गैंग कुछ एक डाटा जो पब्लिक डोमेन या डार्क वेब से लेती है, कि कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले में रह रहे हैं, और उनके पास पैसे वाले उनमें से कितने हैं। उसके बाद उनका नंबर वो उस डाटा में से लेते थे। फिर एक कॉल जाती थी कि आपका नंबर हमें इस एजेंसी से बोल रहे हैं, और आपका नंबर हमारे डाटाबेस में आया है कि आपने ड्रग्स मंगाई है, या कुछ साइबर क्राइम में या टेररिस्ट के साथ आपकी बातचीत हुई है। फिर जैसे कि अगर टेररिस्ट है तो बात की गई है तो एनआईए बन के बात करेगा, और जैसे कोई सीबीआई का है तो सीबीआई ऑफिस का बना के वो बात करेगा। इस तरीके से अलग-अलग एजेंसीज़ का वो बना के उसके व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल पे भी डालेगा, वीडियो कॉल फिर करते हैं तो पीछे दिखाने के लिए कि ऑफिस है वो भी दिखाते हैं। फिर एक वारंट निकाल लेगा जिसमें उस एजेंसी का सिक्का वगैरह लगाया होता है, एक आईओ का नाम दिया होता है, और ये आईओ या अगर सीबीआई के सुपरिटेंडेंट या एसपी हैं, वो नेट पे देख लेते हैं इंडिया में कितने आईपीएस हैं और कहाँ-कहाँ हैं, तो उनका नाम डाल के किया जाता है, ताकि अगर आप सर्च करो कि आईपीएस एग्ज़िस्ट करता है, तो आपको नेट पे दिखेगा कि कहाँ एग्ज़िस्ट करता है। इस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी इम्पर्सनेट करते हैं, और फिर उसको धमका-धमका के बोलते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके सिम कार्ड को वेरीफ़ाई करने के लिए, अकाउंट्स को वेरीफ़ाई, और ये पैसा जस्ट हम प्रोसेसिंग फ़ीस माँग रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा और पता चलेगा कि आपने कहीं भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में एनरोल नहीं है, तो आपको पैसा रिटर्न भी कर दिया जाएगा। और एक ऐसे ही उस डिपार्टमेंट की स्लिप भी बना के देते हैं कि देखिए ये पैसा है, ये अकाउंट में गया, और हम आपको स्लिप दे रहे हैं। जैसे ही ये प्रोसेसिंग पूरी होगी, आप इसकी स्लिप हमें रिटर्न करना, और हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से पैसा लिया जाता है। सर ये पूरा मास्टरमाइंड कहाँ से होता था? मास्टरमाइंड देखिए, मैं आपको पहले भी बताया है कि अलग-अलग सिर्फ़ एक सिटी से नहीं काम हो रहा है, अलग-अलग कॉल सेंटर्स थे, अलग-अलग बैंक अकाउंट्स प्रोक्योर हुए हैं, और अलग-अलग जगह पे ही रेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि सिर्फ़ एक शहर में ये
रिस्ट्रिक्टेड हैं और हर काफ़ी सारे, क्योंकि छोटे से कमरे में भी ये लोग मोबाइल्स के ज़रिए और सिम बॉक्स के ज़रिए और वो सेटअप बना के अपना कॉल सेंटर शुरू करते हैं। सर, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई मदद ली गई है इसमें? ऐसा कुछ आपके ज़हन में या देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बड़े डाटाबेस को फ़ास्टली एनालाइज़ करने का एक ज़रिया है। तो नो डाउट हमारे पास कुछ डाटाबेस है और वो डाटाबेस को हम एनालाइज़ किया। उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि 500 जितने ऑलरेडी 450 जितने 1930 पे कंप्लेंट कॉल सेंटर चलाने वाले